मैं जिस वक्त यह वीडियो लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, पूरा देश के साथ साथ कई और देश गहरे मातम में डूबा हुआ है। जी हाँ, अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश घटना की बात कर रहा हूं। अनेक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक संवेदना व्यक्त की। वास्तव में बहुत भारी घड़ी है और यह सिर्फ उन परिवारों के लिए नहीं है जिन्होंने अपने परिजन खोए हुए हैं। यह दुखद घड़ी इस वक्त भारत पर भारी पड़ रही है। भारत के साथ साथ यह विश्व चिंता का विषय है। अब आप कहेंगे कि यह एक्सीडेंट है, मैं इसको इस नजरिए से नहीं देखता। तो आज का जो मेरा सवाल है वह सवाल है कि ब्लड ऑन टाटा विंग्स, खून के धब्बे एयर इंडिया के पंखों पर नहीं, टाटा के ऊपर लगे। इस खूनी मंजर का जिम्मेवार कौन है? बोइंग का टाइम बॉम्ब, टाटा पर खून के धब्बे, कौन जिम्मेवार है एयर इंडिया 171 के 244 शवों का? ब्लड ऑन टाटा विंग्स और बोइंग टाइम बॉम्ब, व्हाट वाज इट? When capitalism crashes, it's time for law to take off. It's the classical case of crashing of capitalism, be it Tata or be it Boeing. मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आज हम बात करने जा रहे हैं उस हादसे की जिसने न सिर्फ एक प्लेन को गिराया है बल्कि उसके साथ साथ इंसानियत, कानून, जिम्मेवारी सब के सब क्रैश हो गए। यह एयरप्लेन क्रैश नहीं है, यह मामला है इंसानियत, कानून और जिम्मेदारी के भी क्रैश हो जाने का। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जून 12, 2025 अहमदाबाद से उड़ान भरती है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। बहुत लोगों के सपने हैं इस प्लेन में उड़ान भरने। ऑपरेटेड बाय टाटा ग्रुप्स एयर इंडिया, बट विदिन मिनट्स क्रैश, फायर एंड डांस ऑफ डेथ। 241 बॉडीज, एक सर्वाइवर और एक सवाल, who owns these dead bodies? Who will take responsibility of this death? What was the fault of ticket paying passenger? Is it a crash or is it a corporate crime? That is the point we are going to debate here today. Is it the classic case of corporate crime, hidden or being meant to hide behind crash and accident? यह एक एविएशन ट्रेजेडी है या एक सिस्टेमेटिक लीगल फेल्योर है? कॉर्पोरेट लालच का, कॉर्पोरेट ग्रीड का, रेगुलेटरी फेल्योर का, रेगुलेटरीज कोलैप्स का। कहां सो रहे थे रेगुलेटर? अगर कॉर्पोरेट ग्रीड नंगा नाच कर रही थी तो रेगुलेटर क्या कर रहे थे? और सरकारी चुप्पी। टाटा ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया 2022 में, लेकिन भारत सरकार क्या अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी से बच सकती है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर? यह सवाल मैं पूछता हूं। एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 रूल 133B क्या कहता है? If
Privatization is answer to aircraft rules 137, rule 13BB. Please, my dear friends, अगर कानून समझते हैं तो मुझे इसका उत्तर दीजिए. Carriage by Air Act 1972, Montreal Conventions included. अगर मेंटेनेंस लैप्सेस हुए हैं, क्रू ट्रेनिंग में गड़बड़ रही है, तो जिम्मेवार कौन है? टाटा will have to face civil liability under torts and compensation. It's not mere crash, and also criminal liability under section 304A. एक केस लॉ भी बताता चलता हूं. इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी, कोर्ट ने कहा था ऑपरेटर इज लाइबल इवन इफ इट इज प्रिज्यूम्ड मैकेनिकल फेल्योर. तो साहब, यहां टाटा अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती और बच नहीं सकती. उसको दोनों सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी फेस करना ही पड़ेगा अदालत में. अब आते हैं बोइंग, जिसका जहाज था. बोइंग का बम, मैन्युफैक्चरर की क्या लाइबिलिटी? ये तो कैरियर की लाइबिलिटी की बात हो रही थी. बोइंग का नाम ही काफी है. रॉन्ग रीजंस के लिए, सेफ्टी वायलेशंस के लिए, ग्रीड के लिए, कैपिटलिज्म ग्रीड के लिए. पहले भी 737 मैक्स क्रैश हो चुकी है और उसमें बोइंग का रोल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है. अगर AI-171 में डिजाइन फ्लॉ था या नॉन डिस्क्लोजर प्रूव हुआ है या होता है, तो बोइंग कैन ऑल्सो बी ड्रैग्ड इनटू इंडियन कोर्ट्स एज वेल एज द US कोर्ट्स. Product liability under Indian Consumer Act 12019, tort of negligence, and international private law plus later surrogatory. इन सारे कानूनों के तहत बोइंग पे भी कार्रवाई बनती है और होगी. In a case, Boeing 737 MAX crashes, MDL नंबर 2901, यह साफ हो गया था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था. यह प्रॉफिट ओवर लाइफ के मैटर का रिजल्ट था. जिंदगी से ऊपर लाभ, प्रॉफिट, मुनाफा. अब इसमें आती है सरकारी जिम्मेवारी. तो कहो गया कैरियर मैन्युफैक्चरर, सरकार अर्थात DGCA, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. तो सरकारी सैंक्शन, जो सैंक्शन दिए इस कैरियर को, जो सैंक्शन दे रहे थे इस फ्लाइट को, जिन्होंने सैंक्शन दिया इस बोइंग के जहाज को, ड्रीम लाइनर को, उनकी क्या जिम्मेवारी है? देखिए, इंडिया सिविल एविएशन की वॉच डॉग, भले वो प्राइवेट एयरलाइन हो या सरकारी हो, अल्टीमेटली DGCA. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ओवरऑल बॉडी है जिसके तहत ये सारी संस्थाएं काम करती हैं. तो सवाल जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से है, DGCA से है, कि क्या AI-171 को वैलिड एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट मिला था? बताइए देश की जनता. क्या पिछली सेफ्टी वार्निंग जो इस फ्लाइट को लेकर आई थी, इस ड्रीमलाइनर जहाज को लेकर आई थी, उसको लगातार इग्नोर किया गया? DGCA महोदय, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्पीडी क्लियरेंस विदाउट चेक्स. आपको उड़ान भरवाने की जल्दी है, उसके लिए क्या सिक्योरिटी नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार किया गया? आर्टिकल 12 DGCA के तहत, भारतीय संविधान के तहत DGCA कैन बी ट्रीटेड एज एन स्टेट. आर्टिकल 226/32 DGCA के खिलाफ जनहित याचिका तो बनती है.
पीआईएल बनती है पब्लिक इंटरेस्ट लेटर। एक केस का भी हवाला दे देता हूं, कॉमन काउजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका एक लाइन का जजमेंट जो था कि सरकारी लेथार्जी के लिए स्टेट ऑफिशियल को लाइबल ठहराया जा सकता है, और इस केस में ठहराया गया था। अब मौत के चित्कारों को, मौत के दर्द को, मौत की आवाज को कंपनसेशन देकर पैसे के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कोई पैसा जिसने अपना प्रियजन खोया है वो लौटा सकता है? क्या कोई पैसा उस दर्द की दवा बन सकता है? सो कंपनसेशन ड्रामा, बट व्हाट अबाउट द जस्टिस फॉर डेथ? मॉन्ट्रियल कन्वेंशन स्पष्ट है, 1999 का 1.25 करोड़ पर डेथ है, इंटरनेशनल लॉ है, उसमें आप कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। बट 99 का लॉ है, आज हम 2025 में जी। जब ये लॉ लाया गया उस समय इंडिया से लंदन से फ्लाइट की कीमत क्या थी और आज क्या थी? तो साहब ये लॉ भी डेड है, ये कंपनसेशन भी नाकाफी है। मैंने इस पे भी लड़ाई लड़ी है, एयरलाइंस में भी कंपनसेशन की और रेल में भी। रेल का तो और बुरा हाल है साहब, अगर वहां डेथ हुई तो आदमी की औकात उसके स्टेटस से नहीं है। आदमी की औकात इस बात से तय होती है इस देश के कानून के तहत कि तुम मरोगे कैसे। तुम वही आदमी हो, तुम्हारा वही इनकम है, लेकिन सड़क पे मरोगे तो तुम्हारी कीमत एक्स लगाऊंगा। ट्रेन में मरोगे तो तुम्हारी कीमत एक्स प्लस लगेगा, और अगर हवाई जहाज में मरोगे तो एक्स क्यूब लग सकता है, लेकिन वह एक्स क्यूब भी 99 के फॉर्मूले पे तय किया गया है। तो इट इज हाई टाइम टू रिवाइज, एंड दिस एक्सीडेंट इज अ रिमाइंडर टू इट that compensation of 1.25 crore per death. This is bare minimum. एयरलाइन को यह प्रूव करना होता है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, तो भी डैमेजेस इससे ऊपर होना चाहिए। बट सवाल है कि हॉस्पिटल में जो नुकसान हुआ, जो लोग ग्राउंड पर थे, जो ना आपके पैसेंजर थे ना आपके कंज्यूमर थे, उनका इस पूरे मामले में क्या कसूर था? कानून उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, कानून चुप है। उनको कौन कंपनसेशन देगा? न एयरलाइन, न बोइंग, न भारत सरकार। मुद्दा यह भी है। तो साहब, ग्राउंड कॉजेबिलिटीज इस मॉन्ट्रियल कन्वेंशंस में कवर नहीं है, तो इट इज हाई टाइम टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दोनों कानून में एविएशन के दरमियान ग्राउंड विक्टिम्स हुए लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक क्लाउज ही नहीं। यहां पर एक टोटल लीगल वैक्यूम है, एक स्टैच्यूटरी वैक्यूम है, एक ऐसा बड़ा होल, एक सिस्टम का फॉल्ट, एक छेद जहां इंसाफ गिर जाता है, जहां आकर इंसाफ के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। इन पर्टिकुलर दिस ड्रीमलाइनर accident was no accident. It was a legal, pure legal murder. 241 लोग मर गए क्योंकि पूरा के पूरा सिस्टम फेल हो गया। एयर इंडिया फेल हो गई, बोइंग फेल हो गया, डीजीसीए फेल हो गया। सब ने मिलकर एक टिकिंग टाइम बम को हवा में भेज दिया। अब सवाल है कि हम इसको लीगल तरीके से कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो साहब, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल बनती है। एविएशन सेफ्टी ट्राइब्यूनल की मैं मांग करता हूं इस एक्सीडेंट के बारे में। मैं लिखूंगा चिट्ठी मोदी जी को कि एनसीएलटी के तर्ज पर एविएशन सेफ्टी ट्राइब्यूनल का निर्माण किया जाए, जहां बिना देरी, बिना लाग लपेट
कंपनसेशन का फैसला हो सके। पब्लिक सेफ्टी डिस्क्लोजर, हर एयरलाइंस के मेंटेनेंस लॉग को पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए। मैं इसकी भी मांग करूंगा। लाइबिलिटी ट्रैकर पोर्टल, रियल टाइम सेफ्टी रिकॉर्ड मेरा अधिकार होना चाहिए एज ए कंज्यूमर, मैं फ्लाइट में बैठने से पहले देख सकूं। एंड आई ऑल्सो डिमांड and stand for criminal probe under IPC section 304A, death by negligence. Of course, BNS में आएगी वो बात। 287 negligent conduct with machinery and 120B criminal conspiracy. मैं कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड आके कह रहा हूं, कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस अगर सूट पहन ली है तो इट इज टाइम फॉर लीगल फ्रेटर्निटी, इट इज टाइम फॉर लीगल अकाउंटेबिलिटी टू टेक आउट देयर रोल एंड चैलेंज दिस इलीगल एक्ट बाय डॉनिंग देयर रोल। अपना गाउन निकाल लीजिए, अपना बैंड पहन लीजिए और लीगल अकाउंटेबिलिटी के लिए चल पड़िए अदालत की तरफ। अगर इस मामले में इफ टाटा वॉक्स फ्री, इफ बोइंग इज नॉट ड्रैग्ड इनटू कोर्ट एंड इफ DGCA escapes PIL, we will just not forgetting 241 people, but we will be forgetting public trust in law. अगर आज इन 241 लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो कानून से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मैं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिमांड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड अर्जेंट लीगल रिफॉर्म। आप सब लोग, पब्लिक, मीडिया, लॉ मेकर्स, टाइम आ गया है। मेरी आवाज में आवाज उठाएं और चलें PIL की तरफ। शेयर दिस वीडियो विद द हैशटैग बिलो, कमेंट करो हु डू यू थिंक शुड बी इन जेल। फॉलो लीगल चैनल Forcy Supreme Law Partners to get latest legal updates, PIL status, PIL tracking, and public interest matters. Justice must take off before another plane crashes down. और याद रखो, जहां पैसा बोलता है वहां कानून को चिल्लाना पड़ता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।